हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपके अपने परिवार आर्ट इन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक वही था, एक्सरसाइज नेक्स्ट है। तो 3.1 का एक्सरसाइज सेकंड है। तो देखेंगे आज कैसे क्या बातें डिस्कशन करते हैं आज, उसके आगे का एक एक क्वेश्चन का सलूशन। तो आप सब अच्छे से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे नए व्यूवर्स जो हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन पे। कैसे हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे कि इसमें बताया गया था, आगे हम लोग क्या देख चुके थे, दो रेखाओं का प्रच्छेदित, मतलब आज हम देखेंगे प्रच्छेदित समीकरण से संबंधित क्वेश्चन, और अनंत और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कब प्रच्छेदित करेंगे, ये सब आज बातें जानेंगे। तो उससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इसके विषय में कुछ जानकारी पहले लेते हैं, बेसिक जानकारी। तो बेसिक जानकारी रहेगी तो थोड़ा से क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। तो बेसिक जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा बनाएंगे, दो रेखाएं। ये मान लीजिए ये रेखा है a1x प्लस b1 प्लस c बराबर 0, और ये वाली रेखा है a2x प्लस b2, सॉरी यहाँ पे y होगा, और यहाँ पे b2y प्लस c1। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हैं। अब ये दोनों रेखाएं हैं और यहाँ पे भी एक और, मान लीजिए यहाँ पे ये दो रेखाएं दिखाई दे रही है आपको। इसी पे दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, समझते जाइएगा। यहाँ पे यहीं पे दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, समझाने के लिए यही काफ़ी है। तो समझने के लिए आप समझ जाइएगा। और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये रेखा, इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। दो रेखाएं आपस में, इसे हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेदित, ये जो हैं संपाती हैं, ये जो है संपाती हैं। ठीक है, ये संपाती है और ये रेखा समांतर है, ये रेखा समांतर है। ठीक है, तो ये रेखा समांतर है और ये क्या है, संपाती है, और ये क्या है, प्रच्छेदित करती है। तो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कैसे है। मैं सब कुछ समझाऊंगे, एक एक बात समझाएंगे, और आज समझते हुए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ चलना और यहाँ पे देखना है एक एक बात क्या बता रहे हैं। बेसिक नॉलेज है, ये आपको समझ में आ गया ना, तो चैप्टर ऐसे हल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आप सबको अच्छे से देखना है और पूरा एक एक बात समझते चलना है। तो देखिए यहाँ पे ये दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, दो रेखाएं दिखाई दे रही। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कट करती हैं ना, यहाँ पे, तो समझ लीजिए दोनों ये रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित, प्रच्छेदित मतलब ये होता है कि काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। जब दो रेखाएं, तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छेदित करना बोलते हैं। और यहाँ पे संपाती कब बोलेंगे, संपाती का मतलब ये होता है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर जैसे चढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं तो उसे कहते हैं हम लोग संपाती। ठीक है, और संपाती यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। और यहाँ पे समांतर का मतलब तो आप जानते ही होंगे।
तो समांतर का मतलब यही होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हो, समांतर का मतलब एक दूसरे के समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री 180 डिग्री, तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इसी तरह इनको कहेंगे कि ये रेखाएं प्रच्छेदित और ये संपाती और ये समांतर। अब चलिए दोस्तों इनके रूल्स पता कर लेते हैं। कुछ फार्मूले मतलब कुछ फार्मूला है जिनकी मदद से हम इनको पहचानना सीखते हैं। पहचानने के लिए तो हम बता दिए हैं, तो एक बात देखिएगा यहाँ पे, तो जिनकी मदद से हम लोग इनको हल करना शुरू करेंगे और हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो यही था बेसिक। और चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैं पहले की बात करूं यहाँ पे, तो ए बी जो सी है ना, ए बी सी जो है ये सब पूर्णांक है, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए A1 बटे A2, सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, और यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, और समांतर में A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, और जब C बराबर ना हो, जब C बराबर ना हो तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि जब C बराबर ना हो तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब इसका ए बी सी सब बराबर है, ए बी सी सब बराबर है ना, इसीलिए तो संपाती है। समझ में आई बात। मान जब बराबर होते हैं ना तो रेखाएं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के एकदम से बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के काट रहे हैं। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो इसका मतलब होता है प्रच्छेदित करना। समझ में आई बात। तो प्रच्छेदित करना, ये तो प्रच्छेदित कर ही रही हैं, प्लस जितनी बार ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वही उसका हल होगा। समझ में आई बात। जितनी बार कट करेंगी उतना उसका हल होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जितनी बार, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये रेखा कितनी बार इसको कट कर रही है, ये दोनों आपस में कितनी बार कट कर रही हैं, सिर्फ एक बार, इसका मतलब एक हल है, ठीक है। समीकरण का एक सलूशन है, ठीक है, एक हल है, यहाँ पे एक हल होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे एक हल होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी कट करेगी, इसमें तो हर जगह कट कर रही है, इसमें तो हर जगह कट कर रही है। तो इसमें हमको क्या नॉलेज मिलता है कि या भाई यहाँ पे तो बहुत सारी जगहों पे कट कर रही है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई गिनती नहीं है कितनी जगहों पे कट करती है। समझ में आई बात। इसका मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके अनंत हल होंगे, सुना होगा आपने, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल, ठीक है। इसके अनंत हल कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे हल हैं। समझ में आए, संपाती रेखाओं के लिए। तो चलिए इसी में देखिए सब कुछ हम लोग संपाती, समांतर, प्रच्छेदित, हल, ठीक है, ये सब हम लोग जान लेंगे एक ही में। इसके बाद इधर देखिए, इधर में क्या है, समांतर। तो भाई ये रेखाएं तो एक दूसरे को कट कर ही नहीं रही हैं, कहीं पे मिल ही नहीं रही हैं, और जब कहीं पे नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये रेखाएं कट कर ही नहीं रहे हैं किसी को, और जब कट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रच्छेदित कोई हल नहीं हो सकता।
जब एक दूसरे को कट ही नहीं करती तो कोई हल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोई हल नहीं है। जब आपसे पूछेगा कि प्रतिबंध बताइए कोई हल ना होने के, कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कोई हल नहीं है। समीकरण का इसमें कोई हल नहीं है, इसमें अनंत हल होंगे और इसमें एक हल होगा। ठीक है, गेट मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने सब कुछ एक ही लाइन में बता दिया। हाँ, ये फार्मूले जो हैं, ये फार्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, आगे चल के यही काम देंगे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक समझने का एक ही लाइन में, और अच्छा लगा होगा आपको, अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। कब ये प्रच्छेदित करेंगे, जब आपको कंडीशन पूछेगा प्रच्छेदित करेंगे, तो जब प्रच्छेदित करेंगे दोस्तों को तो उसका एक हल होगा सिर्फ। जब प्रच्छेदित करेंगे तो उसका केवल एक हल होगा, लेकिन ना तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर समीकरण का एक हल होगा तो वो एक दूसरे कभी बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह आपको ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो ये सब बढ़िया से, ये सब आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और अच्छे से इसी तरीके आप लिख सकते हैं, और उसको आप बार बार देखेंगे तो आपको एकदम से बिना याद किए याद हो जाएगा। समझ में आई बात? तो चलिए, जो बच्चे नए हैं वो समझेंगे कायदे से। तो यहाँ से ऐसे इसमें कुछ नहीं है जो इतना टफ हो। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 3.2 का अब सवाल स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित देखो बेसिक जानकारी हमने बता दिया है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब सवाल पे चलते हैं कि सवाल क्या था, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल हमने लिखा नहीं है, हम पढ़ देते हैं सवाल। तो सवाल में क्या है, आपके पास बुक होगी तो आप देख लीजिएगा। सवाल जैसे पहला सवाल है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो रैखिक समीकरणों के हमें क्या करता है, बीजीय मतलब समीकरणों के युग्म बनाना है, दो समीकरणों के युग्म बना देना है, और क्या करना है, उनके ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल क्या बोला है। पहला सवाल बोला है कि एक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई प्रतियोगिता है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की, उसने उसमें भाग लिया। अब बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, x के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, क्या मानेंगे भाई, माना लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या y वर्स हो जाएगी। ठीक है, लड़कों की संख्या अगर बॉयज x हैं तो गर्ल्स कितनी y हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्या करता है, कहता है कि इन दोनों का योग जो है 10 है। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। अब आगे बोला है, ये तो समीकरण 1 हो गया, एक पेयर बन चुका है, एक युग्म बन गया है। दूसरा लड़कियों की संख्या से, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों संख्या से 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे देख लीजिए लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है, x प्लस 4 ज़्यादा है। ठीक है, हम यही लिख सकते थे। तो आगे देखिएगा भाई, इसको भी हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि y बराबर, चलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x बराबर
10 माइनस वाई। तो समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से देखते हैं। ये समीकरण 1 का सबसे पहले एक्स वाई के वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं, एक्स और ये वाई। ठीक है, ये किस समीकरण के लिए है? समीकरण 1 के लिए है भाई, देखना कायदे से, इस वाले समीकरण के लिए है ये। तो अगर मैं x का मान 0 रख दूं, अगर सॉरी यहाँ मैं y का मान अगर 0 रख दूं तो x का मान 10 मिलेगा भाई, x का मान 10 मिलेगा, हाँ मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से y का मान कुछ भी रख देते हैं, 5 रख दें। ठीक है, अगर y का मान 5 रख दें तो x का मान कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला वाले में इसके लिए भी बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए भी। इसमें भी एक्स वाई दूसरे समीकरण का ये है भाई, देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई, अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखें, x का मान 0 रखें तो y का मान 4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? हाँ ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे x का मान और कुछ रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई छोटी संख्या रखिएगा बस, यही दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे x का मान 1 रख दें तो y का मान 5 मिलेगा। ठीक है, y का मान 5 मिलेगा। तो चलिए भाई, इतना तो मैंने देख लिया है, अब आगे ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, तो ग्राफ ही पे दर्शा देते हैं कहाँ पे क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप अच्छे तरह से बनाइएगा, मतलब कि पटरी से तभी मान निकल पाएगा, वरना मान नहीं निकल पाएगी। ये x हो गया, ये x डैश, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, तो आप लोग पटरी से बनाइएगा तभी एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाएगी, नहीं तो वैसे अप्रॉक्स लगभग में रह जाएगी। जैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर यहाँ पे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है, चलिए इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब हम ग्राफ का प्रदर्शन करते हैं, ग्राफ पे बिंदुओं का। तो देखिए y का मान 0 है, तो y का मान 0 है लेकिन x का मान 10 है। y का मान 0 है लेकिन x का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 कामा 0 आपका कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद बोला है y का मान 5 और x का मान 5। अब y का मान 5 और x का मान 5, 1 2 3 4 5, ये कहाँ जाएगा भाई? ये यहाँ पे आएगा। हाँ गलत, तो मैंने कहा था कि आप पटरी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये ग्राफ है, इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि 5 कामा 5 यहाँ पे हो जाएगा भाई। अगला देख लेते हैं, अगला ग्राफ क्या है। ये तो रहा मेरा पहला ग्राफ। ठीक है, इसको मैं आगे और बढ़ा सकता हूँ। तो ये एक बिंदु रहा और ये एक बिंदु रहा, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, तो यहाँ से ये ऐसे मिल जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और फिर से देखिए इसमें बोला है जी x 0 है और y 4 है। x 0 है ये वाला, और y क्या है? y 4 है। तो y कहाँ है? ये है y 1 2 3 4,
तो 0,4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0,4 यहाँ पे हो गया आपके, ठीक है। फिर 5,1, x 5 पे है और y 1 पे है, x 5 पे और y 1 पे है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, जब मैंने y की जगह 0 भरा, जब मैंने इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, जब मैंने y की जगह अगर यहाँ 0 भरा तो x बराबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब फिर जब मैंने x बराबर y बराबर जब 5 भरा तो x बराबर 10 में से 5 गया, 5 मिलेगा। फिर इसके बाद इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले समीकरण के लिए ये देखा कि जब मैंने x बराबर 0 भरा यहाँ पे तो y बराबर 4 मिला, और जब y की जगह मैंने 0 भरा तो x बराबर -4 मिला। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब यहाँ ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ में ये चीज़ यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहले ग्राफ के लिए था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये पहले ग्राफ के लिए था, ये था x बराबर 10 - y, इसके लिए है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ जो है ये y बराबर x + 4 के लिए है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ जहाँ पे कट करेंगे, मेरा ऐसे ही है, बिना मतलब बिना पटरी का है। आप लोग पटरी की सहायता से अच्छे से बनाइएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे ये रेखाएं कहाँ कट कर रही है, या इस बिंदु पे कहाँ पे कट कर रही हैं, इस बिंदु पे कट कर रही हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये रेखाएं इस बिंदु पे कट कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ इधर देखिए, इसके सामने क्या है, मैंने सही से नहीं बनाया, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा ये 3। तो मुझे x पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और y पे 7 मिलेगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर आ चुका है। क्या होगा कि लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या 3 होगी। आपको समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं। इन बिंदुओं को जैसे है इस पे दर्शाइएगा, और दर्शाने के बाद ये देखिएगा कि ये ग्राफ आपस में कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये कितनी जगह कट कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके कितने हल होंगे, तो इसके सिर्फ एक हल होंगे, एक जगह पे कट कर रहा है ये ग्राफ। तो यहाँ पे देख लीजिए कि x की जगह ये 7 पे है ना, दिखाई दे रहा है, तो y लाइन पे है, इसलिए y बराबर 7, और 3 ये 3 के सामने आएगा तो 3 पे है, x बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या मैंने क्या माना था, लड़कों की संख्या देखो मैंने x माना था, और लड़कियों की संख्या y माना था। तो लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है। समझ में आया होगा आपको? चलिए, समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है नंबर 2। नंबर 2 सवाल क्या कहता है, नंबर 2 की बात कर लिया जाए। कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, मतलब उसी का उल्टा कर दिया है जस्ट, का मूल्य 46 रुपये है। तो पेंसिल और कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें ग्राफ विधि से निकालना है। तो चलिए भाई देख लेते हैं क्या बोला है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना बोला है, कितना बोला है, 50 रुपये। और इसी तरह 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य कितना बोला है, 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। ठीक है, ये दोनों समीकरण हैं। अब इन दोनों समीकरण का थोड़ा हम इधर हल करके इनका आगे का प्रोसीजर रख लेते हैं। चलिए, पहले का मैं यहाँ करता हूँ। तो पहला वाला अगर हम देखें तो x बराबर निकल के आएगा 50 - 7y बटे 5। कैसे आया ये देखिए, यहाँ पे 7y है, ये बराबर के जब उस पार जाएगा तो 50 से घट जाएगा, 50 से घट जाएगा, तो 50 से घटा देंगे, जब 50 से घटाएंगे तो 7y हो जाएगा। और यहाँ 5x है, x के मल्टीपल में जब कोई चीज़ किसी के मल्टीपल में रहती है तो बराबर के जब उस पार ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चली जाती है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर था फिर ये नीचे चला गया, ठीक है, डिवाइड में चला गया।
अब इसको लिख देते हैं, इसी का ग्राफ, अब इसी का हम पॉइंट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप बना लीजिए, इसके लिए बिंदु क्या क्या आएंगे, x और y। चलिए देखिए भाई, मैं इसकी जगह क्या रख दूं, मतलब कोई सिंपल सा कि मतलब जो इतना बड़ा मान ना जाने पाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 पचे 35 रखूँ, तो अगर मैं y का मान 5 रख दूं भाई, अगर हम y का मान 5 रख दे, चलिए y का मान हम 0 रख देते हैं, y का मान 0 रख देंगे। अगर हम y का मान 0 रख देंगे, सब 0 हो जाएगा, बचेगा 50/5, और 5 से 50 भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। तो y का मान 10 मिलता है मुझे। तो फिर से अगर y का मान मैं यहाँ पे 5 रख दूँ, अगर y का मान 5 रख देता हूँ तो 5 सते 35 हो जाएगा। अब 50 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। अब 15 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। तो यहाँ लिख लीजिए, 5 और 3 और 5 हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जब ये बात समझ में आई होगी तो आगे का भी देख लेते हैं। अब इस वाले समीकरण के देख लेते हैं। इस वाले समीकरण के लिए क्या होगा भाई, इस वाले समीकरण के लिए देख लेते हैं। तो इसमें से क्या होगा, यहाँ मैं इस वाले का इधर देख लेते हैं। क्या है भाई, x इज इक्वल, हम इसे लिख सकते हैं 46 - 5y/7, ठीक है। चलिए इसके लिए बना लेते हैं, इसके लिए हल बना लेते हैं बॉक्स। अब इसमें देखिए क्या, कौन सा मान किस में क्या रखें। चलिए दिखाई दे रहा होगा कि ऐसी संख्या इसमें रखिए जो 7 से ये डिवाइड हो जाए, ऊपर वाला ऐसी कोई संख्या रखिए कि इससे ये डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या बताइए आप कि इससे ये डिवाइड हो जाए, बटे में नहीं आना चाहिए, बटे में आ जाएगा तो आंसर क्या होगा, थोड़ा सा भी वहाँ रखने पे संख्या रेखा मतलब वहाँ पे तल पे दर्शाने में थोड़ा से कठिनाई होगी, ग्राफ पे दर्शाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग ऐसा कोई मान बताइए कि जो इससे ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का नम 5, अगर 5 चला जाएगा 46 में से 41 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पे y का मान 5 दूना 10, 7 8 56, y का मान अगर -2 रखें, y का मान -2, जब यहाँ -2 रखेंगे तो 5 दूना 10, अब 46 में 10 जोड़ेंगे 56, और 7 8 56, 8 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए आगे फिर और क्या रख सकते हैं भाई, जल्दी बताइए। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं y बराबर 3, क्या रखें, 5 तिहाई 15, 5 7 35, फंस गया मैटर। चलिए दोस्तों, अगर yx का मान देखिए, अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, 46 माइनस, मैंने y का मान 5 रखा है तो 5 पचा कितना हो जाएगा, 25/7। 46 में से 25 घटाएंगे भाई /7, जब 46 में से 25 जाएगा तो 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, 21/7 तरीके कैसे आराम से कट जाएगा नहीं। तो चलिए कट तो गया है। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ में इनको दर्शा देते हैं, कहाँ पे कौन आएगा भाई, देखते हैं कहाँ पे कौन आता है। ठीक, समझ में आया होगा। तो ये 2 4 6 8 10 12, मैंने 2 संख्या किस लिए लिया है यार,
इतना बड़ा ना बनाना पड़े ना। 2 4 2 4 6 8 10 12। ठीक है, चलिए यहाँ भी 1 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और नीचे भी, अरे यार इतना दूर दूर हो गया, अभी तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक, सेट हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं। अब बिंदु को इस क्या है, y बराबर 0, तो y बराबर 0 है, x बराबर 10, तो x बराबर 10, तो y बराबर 0, x बराबर 10, भैया 10 कामा 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, कहाँ है भाई x बराबर 3 y बराबर 5, तो x बराबर 3 भाई साहब यहाँ 3 है ना, ये 2 और 4 के बीच में, x बराबर 3 y बराबर 5, 5 कहाँ पड़ेगा भैया इन दोनों के बीच में, तो ये कहाँ जाएंगे भाई साहब, ये जाएंगे यहाँ पे 3 कामा 5। ठीक है, 3 कामा 5, तो मैं इन दोनों को मिला दे रहा हूँ, इन दोनों को मिला दे रहा है भाई, तो ये ऐसे जाएंगे। ठीक है, मिला दिए। फिर उसके बाद y बराबर -2, y बराबर -2 ये आ गया। फिर x बराबर 8, x बराबर 8, -2 और 8 ये है यहाँ पे, तो -2 कामा 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या बोला है, y बराबर 5 और x बराबर 3, y बराबर 5, y बराबर 5 ये है 5 और x बराबर 3, x बराबर 3, 3 कामा 5, 3 कामा 5, बहुत अच्छा। तो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, यहीं पे आ रहे हैं दोनों बिंदु, तो मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ मिलाना है, तो इसको मिला दीजिए यहाँ पे, थोड़ा कायदे से मिला नहीं है। ठीक है, कायदे से मिला नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिंदु जो है, आप लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये जो बिंदु है भाई, ये 3 के सामने है और ये 5 के सामने है, इतनी बात आप समझ लीजिएगा। तो x बराबर 5 आएगा और y बराबर 3 आएगा। अब देख लेते हैं क्या ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो x बराबर 5 यानी 5 × 5 = 25 हो गया और 7 × 3 = 21। गलत हो गया क्या? तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये हल निकल के आ गया है। इसके सामने वाला लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसके सामने वाला मतलब y का मान हो जाएगा और यहाँ पे इसके सामने वाला मतलब x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप पैट्रिक्स बनाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। पैट्रिक्स बनाओगे तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए इसका इन अनुपातों को तुलना कीजिए। इन अनुपातों की तुलना करना है क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 तथा C1/C2। ठीक है, इनसे तुलना करके ज्ञात कीजिए, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित हैं, समांतर हैं कि समपाती है। यह हमको बताना है। समझ में आई बात?
तो चलिए भाई देख लेते हैं कि क्या है कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या थी, फिर से एक बार लिख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या थी। इनको हटाते हैं कि भाई यहाँ पे वो कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या होता था, प्रतिच्छेदित, तो याद है ना, अभी अभी लिखवाया था प्रतिच्छेदित। फिर यहाँ पे A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या होता था भाई, संपाती होता था। फिर इधर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये क्या होता था, समांतर होता था। ठीक, तो मैंने सब कुछ लिख दिया है भाई, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए इन रेखाओं मतलब इन समीकरणों को हल कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे। इनके लिए एक समीकरण ऐसे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इससे आप तुलना करा दीजिएगा। ax प्लस by प्लस 3 चरों वाला रैखिक समीकरण है ये। तो यहाँ पे 3 चरों वाले रैखिक समीकरण ये सब हैं। तो यहाँ पे 2 चर वाले हैं ये, तो ये 3 चरों वाला यहाँ पे, इन सब को आप देख लीजिएगा, ये भी 2 चर। तो यहाँ पे a बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तुलना करा दीजिए, यहाँ पे लिख दो कि तुलना करने पर तो भाई यहाँ पे a बराबर मतलब A1 B1 C1 से, फिर यहाँ A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना। ठीक है, तो यहाँ पे A2 बराबर हमको 5 मिलेगा, B1 बराबर -4 चिन्ह के साथ लिखेंगे, बात ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ। C1 बराबर 8, यहाँ से A2 बराबर 7 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। तो देख लेते हैं भाई, आप देख के यहीं से पहचान सकते हो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यही हमको पहचानना है, कि उसमें से कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। ये तो यार कोई कंडीशन ना फॉलो करे। ठीक है, जब कोई कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो यहीं से हो गया नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदित करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए ये क्या होगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रतिच्छेदित करेगी। आप देखिए तो यहीं से बता सकते हैं, बिना ये सब किए हुए। आपको अगर केवल यही बताना है तो केवल यहीं से बता सकते हैं। केवल इतना यहाँ देख लीजिएगा, इसका गुणांक मतलब पहले समीकरण का गुणांक और दूसरे समीकरण गुणांक बटे में, फिर दूसरे समीकरण का मतलब दूसरा गुणांक और इसका दूसरा गुणांक, ये दोनों को बटे कर लीजिए। देखिए कि आपस में क्या काटने पीटने में समान आ रहा है, तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। तो बिना इसको हल किए भी आप इसको कर सकते थे। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। उसके बाद चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके है, फिर है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। फिर है 18x प्लस 6y, फिर क्या है 24 बराबर 0। ठीक है, चलिए फिर उस तरीके भाई, तो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट। A1 बराबर भाई 9 है, B1 बराबर 3 है, C1 बराबर 12, फिर A2 बराबर 18 और B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। ठीक है, चलिए भाई इसी कंडीशन में रख दीजिए। 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। ये तो तीनों इक्वल आ रहे हैं यार। 9 मतलब 9 का 9 2 18, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। कैसे आया भाई, अरे काट दो ना, 3 का 3 दूना 6, 12 का 12, 12 दूना 24। काट देंगे तो 1/2 सब 1/2 बराबर आएगा। और इसमें सब बराबर आता है, क्या होता है बताओ, जिसमें सब बराबर होता है
तीनों तीनों बराबर हैं। जब तीनों के तीनों बराबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, संपाती हैं, मतलब इसके बहुत सारे हल हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे, अगर आपको पूछा कि कोई हल नहीं तो बहुत सारे हल हैं, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी समझ में आ गया है। दूसरा देख लीजिए भाई, यहीं पे देख लीजिए इसी तरह से 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, ये हो गया। फिर 2x माइनस y प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं भाई। तो यहाँ से फिर लिख लेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। फिर a2 बराबर 2 और b2 बराबर -1, c2 बराबर 9। तो ये देख लीजिए। फिर उसी तरह लिख दो भाई 6/2 बराबर -3/1। फिर उसके बाद 10/9। हाँ, देखना पड़ेगा कहीं गलत तो नहीं है ना। फिर उसके बाद यहाँ 1 भूल गए, माइनस काट दो। अब देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं यार, 2 तिहाई 6 मतलब 3 बराबर 3, 3/1 3/1 बराबर हैं। तो 3/1 3/1 बराबर है, लेकिन C0 इक्वल है, C0 इक्वल है, मतलब ये समांतर होगा यार, ये तो समांतर है। तो ये क्या था, ये संपाती था आपका। ठीक है, ये समांतर है। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इसमें पूछा है कि इसमें कौन संगत है और कौन असंगत। कह रहा है a1/a2 बराबर b2/b2 बराबर c1/c2। तो तुलना करके बताइए कि ये संगत है या असंगत है। समझ में आई बात। ये आपसे पूछा है कि संगत है या असंगत है, युग्मों के समीकरण की युग्म जो है ये संगत है या असंगत है। तो मैंने इसको नहीं बताया था तो मैं बता दे रहा हूँ, अब बता देता हूँ। देखो, जब समीकरणों के यहाँ पे आप देख लीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यहाँ पे कोई हल मिलता है तो हल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हल है, और यहाँ पे जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अनंत हल मैंने बताया था, अनंत हल। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो यहाँ पे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था अभी। ठीक है, अब देखिए समांतर और समपाती मुझे बताना, इसमें भूल गया था, संगत और संगत। देखिए दोस्तों, जब इसके एक हल मिल रहा है तो इसके बाद इसका मतलब क्या है कि ये बात तो संगत है। अगर एक हल मिल रहा है तो बात संगत है। ठीक है, और यहाँ पे अनंत हल मिल रहा है तब भी बात क्या है, संगत है। अगर अनंत हल मिल रहा है तब भी बात संगत है, और यहाँ कोई बात नहीं, कोई हल ही नहीं मिल रहा है तो यहाँ ये बात असंगत हो गई। तो ये बात क्या है, असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूरा रूल्स यही लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके लिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर 5 हो जाएगा। इसके लिए देख लीजिए a2 बराबर 2 हो जाएगा और b2 बराबर -3 और c1 बराबर -5, c2 बराबर -7। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं भाई, क्या है क्या आखिर ये 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। तो यार कोई नहीं मिल रहा है, ये तो कोई मिल ही नहीं रहा है। अब जब कोई नहीं मिल रहा है तो बात यहीं से ख़त्म करते हैं। कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ये बात तो संगत है। अगर कोई हल नहीं है, अगर एक हल होता है, ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशन क्या है, ये है a/a2 बराबर b0 इक्वल मतलब b/b2 नॉट इक्वल b1/b2 है। तो ये समीकरण का एक हल है, और जिसका एक हल होता है वो बात संगत होती है। समीकरण का एक हल है तो ये बात संगत है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये संगत हो जाएगा। इसका मतलब ये संगत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बात संगत हो जाएगी।
आगे देखते हैं सवाल 2x माइनस 3y। क्या है सवाल? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। 2x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 8 सॉरी माइनस 8 बराबर 0। 4x माइनस 6y बराबर 9। 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर का इस बार ला लिए ना यार, ठीक है। ये सब सही लिखे हैं, ये उधर रहता है तो प्लस का, इधर रहेंगे तो माइनस का। तो यहाँ से देख लेते हैं भाई, फिर से वही काम कीजिए दोस्तों, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इससे तुलना करा दीजिए। आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, a1 बराबर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। b2 बराबर कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। और c2 बराबर माइनस का 8 मिलेगा। और a1 बराबर a2 बराबर -4 मिलेगा। और b2 बराबर -6 मिलेगा। c2 बराबर -9 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या है। चलिए भाई इनको करा दीजिए। 2/4 मुझे तो अब की बार लग रहा है -8/9। यार ये तो बराबर हो गया, लेकिन C0 इक्वल हो गया। ये तो बराबर हो गया लेकिन C0 इक्वल हो गया, ये कैसा है? हाँ ये तो समझ में आ गई कि यहाँ 2 का नम 2, 1/2 हो जाएगा, 1/2, लेकिन C0 इक्वल आ जा रहा है। जब C0 इक्वल आ जा रहा है तो ये क्या है? देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बात असंगत है, ये बात असंगत है, इसको पसंद नहीं है ये बात, ठीक, असंगत है। तो ये बात क्या हो गई भाई? असंगत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत समय चला गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपको सिंपल लग रहा होगा, अब आपको सिंपल लगे होंगे सवाल। 4x/3 प्लस 2y बराबर 8, और इधर क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12 है, ठीक है। अब इसमें दोनों में देखना है, तो भाई चलो देख लेते हैं भाई। a1 बराबर क्या मिलेगा? 4/3 मिलेगा। b1 बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। c1 बराबर क्या मिलेगा? -8 मिलेगा, ठीक है। a2 बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। b2 बराबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। c2 बराबर क्या मिलेगा? -12। ये सब जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसके पहले का पूरा वीडियो देखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा ये कैसे निकल रहा है, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं भाई इनको, तो बटे में कर दीजिए। 4/3/2 बराबर 2/3 -8/-12। माइनस से माइनस ख़त्म कर दो भाई। 4 एक अन्नम 4, 4 त्याई 12, 1/3 आ जाएगा। इधर ये 2 ऊपर जाएगा भाई, तो 8/3 हो जाएगा बराबर 2/3, ठीक। 8 नहीं होगा यहाँ पे, 4/2 से काट दीजिए। 3 × 2, 2 से काट दो इसको, तो ये आएगा 2/3। इधर 1/3। ये तो नॉट इक्वल है यार, बगल वाला नॉट इक्वल है, तो ये भी क्या है भाई? समांतर, मतलब असंगत। ये भी लगा दिया असंगत, ठीक है। चलिए आपको ये सब समझ में आया होगा, आशा करते हैं सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चौथा कह रहा है निम्नलिखित रैखिक युग्मों में कौन से युग्म संगत असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कह रहा है संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यार इसको तो हल कर सकते हो आप, हैं? ग्राफी है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, ये वीडियो समाप्त करते हैं। एक वीडियो में सवाल नहीं हो पाएगा, तो मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पूरा सवाल आपको मिल जाएगा। और इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने पूरी वीडियो देखा हो तो आपको 100%
दावा के साथ आपको समझ में आएगा, पूरा एक एक बात समझ में आएगी कैसे कैसे हमने इस पे चर्चा किया है। ठीक है, ज़रूरी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हमें तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और नए लोग जो हैं हमसे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो चलिए, धन्यवाद आपका।